नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज़, और आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। अभी तक हमने 27 वीडियो के अंदर हर वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन आपको मिल सके। तो अगर आपने अभी तक ये पूरी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके इनको कर सकते हो। आज हमारा ये 28वां भाग है, इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा तथ्यों के साथ इनको देखेंगे, और आपको भी सेम चीज़ करनी है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और एंड में अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो जब गुजरात अकबर ने जीत लिया था, इसके बाद उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। प्रश्न कई बार घुमाकर पूछा गया है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, यह बुलंद दरवाजा आपका आगरा के निकट लगभग 40 किलोमीटर दूर है, फतेहपुर सीकरी में ये स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? यूपी के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और इसका निर्माण लगभग 1602 में अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? देखिए, जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी कैप्टन हॉकिंस को। खान, या कहीं पर इसको बोला जाता है इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को दी थी। और हॉकिंस जहांगीर के दरबार में या मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। कल के वीडियो में हमने पूरा डिटेल में इसको देखा था। ठीक है, जहांगीर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का भारत में सबसे ज्यादा विरोध ये किया था, ऑप्शन डी, मराठों ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित व व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो देखिए, सहायक संधि का प्रयोग भारत के अंदर सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ठीक है, कल मैंने आपको बताया पूरा डिटेल में। और इसको व्यापक रूप से इस्तेमाल इसका किया था, ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही आंसर है, लॉर्ड वेलेज़ली ने। ठीक है, तो अगर पूछेगा पहला प्रयोग किसने किया, डुप्ले ने करा, लेकिन पूछेगा अगर बड़े स्तर पर व्यापक स्वरूप में इसको प्रयोग किसने किया, लॉर्ड वेलेज़ली ने किया। अगला है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था ये स्टेटमेंट कि जो अच्छा शासन है वो स्वशासन का वहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कहा था आपका ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो अगर बुरा सा बुरा देसी राज्य भी है तो वो अच्छा है, और अगर बाहर का विदेशी राज्य अच्छा भी है तो वो गलत है। यानी कि स्वशासन ही होता है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगला है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक हैं, या राधा स्वामी मत के जो संस्थापक हैं, वो हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन बी, शिवदयाल साहब। ठीक है, इनका मूल नाम था तुलसी राम, इनका मूल नाम था। और प्रश्न बनता है, राधा स्वामी सत्संग या राधा स्वामी मत या राधा स्वामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सभी का आंसर एक है, शिवदयाल साहब। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो देखिए, ये दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कहाँ से दिया था? सिंगापुर से दिया था। कब दिया था? 1943 में। और अगर डेट पूछी जाएगी तो 5 जुलाई 1943 को इन्होंने सिंगापुर से नारा दिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, ये जो गठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना आपके दिल्ली में की जाती है 1928 में। इसके नेता कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की एक पार्टी थी, भारत नौजवान सभा। तो भारत नौजवान सभा का भी विलय इसके अंदर कर दिया जाता है। तो इसके प्रमुख नेताओं में थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो ये बात हमने करी HSRA के बारे में, जो कि गठित हुई 1928 में दिल्ली के अंदर। एक और पार्टी है जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। इसका जो गठन होता है ये आपका कानपुर में होता है 1924 में। सचिंद्र सन्याल इसका गठन करते हैं। तो HSRA पूछेगा दिल्ली 1928, और HRA पूछेगा तो 1924 कानपुर, सचिंद्र सन्याल। ठीक है। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के अंदर SC कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट कितनी है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 84। और अगर हम बात करें जो अनुसूचित जनजाति है ST, इनके लिए कितनी है? तो इनके लिए 47 सीटें आरक्षित हैं।
अगला है निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? तो इनमें से पॉपुलर चेंबर ये कहा जाता है आपका ऑप्शन डी लोकसभा को। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो अबुल मजाहिद के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका ये भी एक नाम था। शासक बनने के बाद पहले तो इसका नाम क्या था? जोना खान। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा और अपना उपनाम रख लिया अबुल मजाहिद। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो देखिए महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया था? पेरुन देवार ने किया था। ठीक है, पेरुन देवनार ने किया। और किस नाम से किया? भारत वेणवा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्या है आपके लिए कि महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरुन देवनार ने किया। नाम तब याद रख सकते हो अगर आपको इसका नाम याद हो जाए कि भारत वेणुमा के नाम से किया था। ठीक है, महाभारत की बात करें तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसका संकलन वेद व्यास ने किया था। ठीक है, महाभारत का संकलन किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। और एक और प्रश्न बनता है कि महाभारत का अंतिम रूप से संकलन कब किया गया? तो ये किया गया था आपका गुप्त काल में। ठीक है, महाभारत और जो रामायण है इन दोनों का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में ही किया गया था। अगला है निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था? देखिए इनमें से कौन सी जो हमारी लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक रहा था? वो है आपकी ऑप्शन बी, 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा जो थी ये 1971 में इसका कार्यकाल शुरू होता है और 1975 में आपको पता है इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? आपातकाल लगा दिया था, जिस कारण इसका जो कार्यकाल था वो 2 साल के लिए बढ़ गया था। पहले 1 साल के लिए बढ़ा, फिर अगले साल के लिए बढ़ा। तो इस वजह से इसका जो पूरा कार्यकाल था 5वीं लोकसभा का ये 7 वर्षों का रहा था। अगला है हमारा कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल 129। अब ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो देखिए अभिलेख न्यायालय का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय कोई भी अगर ऑर्डर देता है, कोई भी ये निर्णय सुनाता है, फैसला सुनाता है, उस फैसले को लिखित रूप में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अगर कभी भी भविष्य में उसके जैसा मिलता जुलता कोई केस आता है तो उस फैसले को वहां पे प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला है हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो हट्टी सोने की खान ये आपके कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था आपका वर्ष 2001 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज ऊर्जा संरक्षण से आपको याद रखना है कि एक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1991 में, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। तो याद रखना अगर आपको पूछा जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, आप बताएंगे 1991 में। पहली बार ये पुरस्कार दिए गए थे 14 दिसंबर 1991 को। ठीक है, इसीलिए 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को और पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1991 में। अगला प्रश्न है तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो तातीपाका जो ये तेल शोधनशाला है ये आती है आपके आंध्र प्रदेश में। 18वां प्रश्न है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित मंत्रालय है आपका ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विदेश नीति से बात नहीं हो रही है, विदेशी व्यापार नीति से बात हो रही है, तो वाणिज्य मंत्रालय होगा। ठीक है, अगर विदेश नीति होती तो विदेश मंत्रालय होता। अगला है रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? रुको और जाओ ये जो नियतिवाद है, ये जो सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। अंतिम प्रश्न है आज का दिन और रात होने का कारण क्या है? तो देखिए दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष का घूर्णन, यानी कि अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, किस दिशा में घूमती है पृथ्वी? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक है, और इस गति को ये घूमती है तो इस गति को इसकी दैनिक गति भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दैनिक गति के कारण ही दिन रात होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लूसेंट
MCQs प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का आज हमारा ये 28वां पार्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।